बेटे का माँ के प्रति दायित्व न होना, इसके प्रति मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक माँ और बेटे की कहानी। एक नगर के अंदर एक बेटा और उसके माता पिता रहते थे। उनके हालात कुछ अच्छे नहीं थे। पिता छोटा मोटा काम करता था, उसी से उनके घर का गुजारा होता था। माता भी काम करने में सक्रिय थी तथा अपने बेटे का पालन पोषण अच्छी तरह कर रही थी। अब बेटा जब 9 साल का था, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और अपने घर में माँ और बेटा दोनों अकेले रह जाते हैं। माँ इधर उधर घरों में काम करती और बेटे की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती। वो सोचती थी कि बेटा एक दिन पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा तो बुढ़ापे में तुझे सुख का सांस आएगा तथा आराम से रह पाएगी। खुशी खुशी बेटे को स्कूल के लिए तैयार करती, स्कूल में छोड़ के आती, उसके अध्यापकों से पता करती कि मेरा बेटा कैसी पढ़ाई कर रहा है। जो जो बेटा बड़ा हो रहा था, जो जो उसकी माँ की आस बढ़ती जा रही थी कि चलो बेटा अच्छी पढ़ाई कर रहा है, एक न एक दिन तो तुझे सुख हो ही जाएगा। अब बेटे ने हाई स्कूल किया, हाई स्कूल में अच्छे नंबर लिए, जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत काम भी करने लगा और कॉलेज की पढ़ाई भी करने लगा। माँ को कुछ सहारा मिला। माँ और बेटा मिलकर अपने घर की मरम्मत करवाने लगे, घर को अच्छा बना लिया, जो टूट फूट थी उसको सही करवा लिया। क्योंकि माता जानती थी कि अब बड़ा बेटा हो गया है तो इसकी शादी भी करनी है। जो ही इसकी नौकरी लगेगी तो मैं इसकी शादी भी करूँगी। अब बेटे का कॉलेज पूरा हुआ, ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर आए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, उसमें बेटा पास हो गया। माँ बहुत खुश थी, सभी घरों में बताती फिरती थी कि आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब हो गया है। अब मैं कोई अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करना चाहूँगी। जो ही बेटे की नौकरी लगी, रिश्ता आया और बेटे की माँ ने लड़की पसंद करके अपने बेटे की शादी कर दी। लेकिन जो ही रमेश की शादी हुई, त्यों ही उसकी पत्नी सुनीता उसे कहने लगी कि यहाँ हिंदुस्तान में कुछ नहीं रखा है, इंडिया में कुछ नहीं है, हमें तो बाहर ही जाना होगा। यदि अपने बच्चों का जीवन सुधारना है तो ये देश छोड़ना ही होगा, बाहर निकलना ही होगा। लेकिन रमेश की माँ को उनके इरादों का बिल्कुल पता नहीं था कि तेरे बहू और बेटा का क्या इरादा है। लेकिन वही पैसों की कमी उन्हें खलती थी कि पैसे के बगैर तो कहीं बाहर नहीं जाया जाएगा और एक घर के अलावा हमारे पास और कुछ है भी नहीं। अब जो जो समय बीतता गया, बच्चों की, दोनों की, पति पत्नी की इच्छा प्रबल होती गई कि हमें तो ये देश छोड़कर बाहर जाना ही है।
अब रमेश और उसकी पत्नी बातें करने लगे कि ऐसा काम किया जाए कि माँ भी खुश रहे और हमारा भी काम हो जाए, हम भी विदेश चले जाएं। जैसे तैसे करके उन्होंने माँ को मनाया, कहा माँ हमारी नौकरी दूसरे शहर में लगी है, आप अकेली अपने घर में कैसे रहोगी, हम तो दूसरे शहर में रहेंगे। अब माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तो अकेली भी रह जाऊंगी, आप मेरे को थोड़े बहुत पैसे भेज देना, उन्हीं से अपना काम चलाऊंगी और अकेली ही रह जाऊंगी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी के इरादे तो कुछ और ही थे। वो उस घर को अकेला छोड़ के बंद करके माँ को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं माँ हमें तो नौकरी के सिलसिले में बाहर टूर पर जाना पड़ता है, आप ऐसा करो वृद्ध आश्रम में रह जाओ, हम आपसे मिलने आ जाया करेंगे, जब भी हमारा टूर खत्म होगा हम आपको संभालने आ जाएंगे। अब माँ ने तो अपने बेटे की बात माननी ही थी, क्योंकि माँ को भ्रम था कि तेरा बेटा तेरे लिए बहुत सोचता है और तेरा आज्ञाकारी पुत्र है। उसे ये नहीं पता था कि तेरा बेटा और उसकी पत्नी का विचार कुछ और ही है। जो ही उन्होंने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ा, अपने घर को प्रॉपर्टी डीलर को बोल दिया कि हमारे घर को बिकवा दो। अब जो पुश्तैनी घर था और रमेश बेच देता है और टूर के बहाने दोनों पति पत्नी पैसे लेकर विदेश चले जाते हैं। अब माँ को पता नहीं, माँ सोचती है कि बेटा बहू तो अपने काम के लिए टूर पे गए हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बेटा बहू तो विदेश जा चुके थे और अपनी माँ को वृद्धाश्रम में उसी के हाल पर छोड़ गए थे। अब उस घर को जो खरीदता है वह भी नौकरी वाला ही था, उसकी पत्नी भी जॉब किया करती थी। वो भी दोनों सुबह निकलते, शाम को घर आते। जाते समय उनके पास 2 बच्चे थे, उनको किसी स्कूल में छोड़ते, स्कूल से फिर आया लेके जाती, उन्हें शाम तक रखती और शाम को दोनों मियाँ बीबी घर आते तो उन्हें वापस लेके आते थे। वो बड़े दुखी थे, क्योंकि जितेंद्र की माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी। वो चाहता था कि सोचता था कि यदि मेरी माँ होती तो मेरे बच्चों को रख लेती और हम अच्छी तरह से नौकरी कर लेते। लेकिन जाने वाला कब कोई वापिस आता है। लेकिन जब रमेश की माँ को ये पता चल गया कई महीनों के बाद कि तेरा बेटा अब वापिस नहीं आने वाला, पता नहीं कहाँ चला गया है, वो अपने शहर आ जाती है और वहाँ के वृद्धाश्रम में रहने लग जाती है। जो ही उसे समय मिलता है एक पेड़ के नीचे आके बैठती है और अपने घर की तरफ निहारती रहती है। अब जो जिसने घर ले रखा था वो दोनों पति पत्नी उस बुढ़िया को रोज देखते हैं। अब उसकी पत्नी कहती है ये पता नहीं कौन है, हमारे घर चोरी करवाएगी या क्या करवाएगी, पता नहीं हमारे घर की तरफ क्यों देखती है। एक दिन उसका पति बुढ़िया के पास जाता है और बड़े ही शालीन भाव से प्रणाम करता है, पूछता है माता जी आप
कई बार देखता हूँ इस पेड़ के नीचे बैठ के हमारे घर को क्यों निहारते हो। अब बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलती है, बेटा जो घर आपने खरीदा है ये कभी मेरा हुआ करता था। बोले फिर क्या हुआ? मेरे बेटे रमेश ने मुझे धोखा दे दिया और पैसे की कमी के कारण इस घर को बेचकर दोनों मियाँ बीबी पति पत्नी विदेश चले गए और मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ गए। मुझे इस घर की बहुत याद आती है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ के लोगों के घरों में काम करके इस घर को बनाया था, संवारा था। इस घर में मेरे प्राण बसे हुए हैं, इसलिए मेरा मोह नहीं छूटता और मैं इस घर को देखने के लिए आ जाती हूँ और पेड़ के नीचे बैठ के निहारती रहती हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार इस घर के अंदर घूमकर ये देख लूं कि जो चीजें जहां थी वहां हैं या नहीं। अब वो दोनों मियाँ बीबी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हाँ भर देते हैं कि बुढ़िया है, क्या लेके जाएगी, क्या बिगाड़ेगी तुम्हारा। वो घर के अंदर ले आते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, बड़े ही आदर से उसका आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं, माता जी आपका ही घर है, आप आराम से देखो। रमेश और उसकी पत्नी तो विदेश गए थे, घर की चीजें जो की तो वहीं की वहीं थी। बुढ़िया बताती है, बेटा यदि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो फलां चीज वहाँ रखी है, वो वहाँ रखी है, क्योंकि उसका अपना घर था और उसे पता था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। यदि तुम्हें जरूरत हो तो बरत लेना। यूं कह के बुढ़िया चलने लगी तो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे तो हमें तो एक आया की जरूरत है, क्यों नहीं माता जी को अपने पास ही रख लें। माता जी हमारे बच्चों को देख लेगी, खाना खाएगी और अपना घर समझ के रहेगी। अब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के उस बुढ़िया से प्रार्थना करते हैं कि माता जी यदि आपकी इच्छा हो तो आप हमारे पास रह जाइए, हम आपको बाइज्जत अपनी माँ के समान इज्जत देके आपको रखेंगे और आप अपना ही घर समझो। बुढ़िया मान जाती है, क्योंकि उसका तो उस घर में प्राण बसे होते हैं, मेहनत कर रखी होती है, अपने खून पसीने का एक एक पैसा उस घर में लगा रखा होता है। लेकिन बेटा नालायक निकला और बगैर बताए माँ की संपत्ति को बेचकर विदेश चला गया। लेकिन उसने सोचा कि चलो ये बेटा बहू सही, मैं तो इनके बच्चों को पाल पोस के अपने आप को धन्य समझूंगी। यदि ये मुझे इज्जत देंगे तो मुझे इनका करने में क्या हर्ज है। अब दोनों पति पत्नी आराम से अपनी नौकरी पे जाते, उनके बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल होती, वो भी दोनों बच्चे दादी दादी करके उससे लिपटे रहते और उसका पूरा आदर सत्कार करते। जो बच्चे हर रोज पिज्जा की फरमाइश करते थे, बाहर की चीज़ों की फरमाइश करते थे, वो सब भूल चुके थे, क्योंकि उनकी दादी माँ उन्हें अच्छे अच्छे भोजन घर में ही बनाकर खिलाती थी और वो उसी से तृप्त हो जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उस बेटे की पत्नी का जन्मदिन था। उसने कहा, माता जी आज खाना मत बनाना, हम बाहर खा के आएंगे और आपके लिए भी लेते आएंगे, यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे साथ चलो, घर पे खाना नहीं बनाना है। तब वो बुढ़िया कहती है, बेटा क्या खाना चाहते हो तुम। अब उसकी मिसिज ने जो जो फरमाइश की, बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम पहले घर आ जाना, बाद में कहीं बाहर जाना, यदि खाना तुम्हें पसंद आए
तो इसी को होटल समझना, और ना पसंद आए तो होटल जाके खा लेना। अब जो ही घर आते हैं, बच्चों ने गुब्बारे लगा रखे होते हैं, माँ ने पूरा घर सजा रखा होता है, अच्छे अच्छे पकवानों की महकार घर के बाहर तक गई हुई होती है। जो ही पति पत्नी अंदर आते हैं, क्या देखते हैं? देख के बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें तो हमारी माँ मिल गई, ऐसी माँ तो सबको मिले जैसी हमें मिली है। माँ को लिपट कर बेटा आशीर्वाद लेता है, बहू भी आशीर्वाद लेती है और बहुत खुश होते हैं। बहू खुद कहती है, माँ मैं ही खाना सर्व करूँगी और मैं ही सब कुछ जचाऊँगी। हम केक लेके आए हैं, पहले माँ आप केक काटोगे और आप हमें ही आशीर्वाद दोगे। हम मानते हैं कि आपके आशीर्वाद से ही हम इतने फल फूल रहे हैं, तथा हमारे बच्चे भी संस्कारी होते जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। जो ही केक काटने का प्रोग्राम खत्म होता है, दिए जलाए जाते हैं, गुब्बारे फूटते हैं, आतिशबाजी चलाई जाती हैं, पूरा परिवार बहुत खुश है। बुढ़िया भी रमेश और उसकी पत्नी को भूल चुकी होती है, क्योंकि उसे तो बेटा बहू पोता पोती सब मिल चुका होता है। जिस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा, उस घर पर भी उस बेटे ने उसी की नेम प्लेट लगा दी कि ये गायत्री देवी का भवन है और किसी का नहीं है। माँ बहुत खुश थी। जो ही जन्मदिन का प्रोग्राम पूरा हुआ, माँ ने अपने पल्लू से एक सोने की चैन निकालकर बहू के गले में डालते हुए कहती है, बेटी मेरे पास यही चैन है और आप इसको हर रोज पहना करो, मेरे को बड़ी खुशी मिलेगी। अब सोने की चैन देखकर बहू बड़ी आश्चर्य में होती है कि बुढ़िया माँ के पास तो सिर्फ कीमती एक ही चैन है और वही मुझे सौंप दी। ये कितनी अच्छी है और हमें कितने अपने मानती है। अब कहती है, बहू माँ को लिपट जाती है कि मुझे तो मेरी माँ मिल गई है, इससे बड़ा सुकून मुझे जन्मदिन का कुछ नहीं मिल सकता कि मुझे मेरी माँ भी मिल गई है और मुझे कीमती चीज़ें भी देती है। बहू कहती है, माँ ये रखो, मैं नहीं ले सकती, ये आपकी बहुत कष्ट कमाई की है, आप इसे पहन लो। लेकिन नहीं, बुढ़िया कहती है कि बेटी तेरे गले में ही मुझे अच्छी लगेगी, मैं बहुत खुश होंगी यदि तू इस चैन को पहनेगी तो मेरे को बड़ा सुकून मिलेगा। मेरे को तो सब कुछ मिल गया है, मेरा बेटा भी, बहू भी और पोता भी, पोती भी, मैं भरे पूरे परिवार की मालकिन हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं परमात्मा से यही दुआ करती हूँ कि तुम फलो फूलो, आगे से आगे बढ़ो और ऐसे बेटा बहू सबको मिले जैसे मुझे मिले हैं। यही मेरी कहानी थी। धन्यवाद।